हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा। ठीक, आज उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ध्यान से देखो। पहला न्यूमेरिकल है कि एक आपके सामने एक प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट को मुझे कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से चलाना है। तो कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से चलाने के लिए जो मुझे फोर्स चाहिए, उस फोर्स की वैल्यू दी हुई है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फोर्स, इतना फोर्स अगर मैं इस पे लगाता हूं तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। तो अब फिक्स प्लेट और इसके बीच में डिस्टेंस है वो 5 mm है। तो हमें से पूछा गया कि इस लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है। दो बेटा एक चीज बताओ कि जब कोई चीज मुझे कांस्टेंट स्पीड से मूव करानी होती है तो मुझे पता है कांस्टेंट स्पीड के लिए क्या होना चाहिए, उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। और एक्सेलरेशन कब 0 होगा, जब उस पर नेट फोर्स क्या लगे, 0 लगे। तो नेट फोर्स 0 का मतलब जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही फोर्स, ये जो विस्कस फोर्स यहाँ पे जो इस लिक्विड द्वारा स्टैंड पर लग रहा है वो होना चाहिए, तभी तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा होगा इस पर, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लगा रहा होगा, तभी तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी। तो बस हमें ईटा निकालना। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो विस्कस जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है ईटा मैग्नीट्यूड में ईटा ए डीवी अपॉन dy। देखो मुझे यहाँ पे फोर्स दिया, फोर्स पर मीटर स्क्वायर दिया, जिसको मुझे फोर्स पर एरिया दिया है। तो यहाँ पर एक में ले जाऊंगा F अपॉन ए इक्वल टू क्या, ईटा डीवी अपॉन dy। F अपॉन ए कितना दिया मुझे, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ईटा मुझे निकालना है, डीवी वेलोसिटी डिफरेंस। देखो बेटा मेरे इस प्लेट की वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर। मुझे पता है कि ये फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1। तो डीवी कितना आ गया, 1। dy क्या इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, 5 mm। तो 5 × 10⁻³ तो यहाँ से ये क्या आ गया आपका, ईटा × 10⁻³ डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, ईटा इक्वल टू 5 × 5 डिवाइड बाई 10⁻³ तो 25 डिवाइड बाई 10⁻³ × 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नोट कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ, नत्तल दिया हुआ, जिस पर एक ब्लॉक रखा हुआ 10 kg का। इसका एरिया कितना दिया हुआ, 1 मीटर स्क्वायर। और एक लिक्विड भरा हुआ है सर्कुलर सरफेस के बीच में, जिसकी विस्कोसिटी कितने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दी हुई 1 पॉइंट, और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिक्विड लगातार एंटायर एरिया पर और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ये गैप कितना दिया आपको, 1 mm। तो आपसे आ गया कि उस कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू क्या है। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि चलाने वाला फोर्स और रोकने वाला फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मुझे बताया कि इसको रोकने वाला, चलाने वाला फोर्स कितना हो उतना ही रोकने वाला फोर्स होगा। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी जब मैं बनाऊंगा बेटा तो इस ब्लॉक पर क्या होगा, इसका mg कितना होगा, 10g। तो इधर कितना फोर्स लगेगा, चलाने वाला कितना होगा, 10g sin 60 डिग्री। तो ये कितना आएगा आपका चलाने वाला, इधर क्या होगा आपका 10g cos 60 डिग्री। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इधर आपका विस्कस फोर्स F लगेगा, FB। तो यहाँ पर क्या होगा, FB जो है विस्कस फोर्स वो किसके थ्रू होगा, निशान वाला किस पर होगा, 10g sin 60 10g जी की वैल्यू कितनी है 10। तो F में कितना आ गया, 10 10 100। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sin 60 होता है आपका √3y, छोटा √3y। तो अपने सीधा के लिए इस एंगल को थोड़ा ले लेते हैं 30 डिग्री से, सही वैल्यू है। ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 1/2, तो ये कितना आ गया 50 न्यूटन। क्लियर। सो अब आपका 50 न्यूटन हो गया। अब आपसे पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगा। अब आप बताइए कि विस्कस फोर्स होगा इसमें वो क्या होगा, ईटा ए डीवी अपॉन dy। क्लियर। सो एफ ईटा कितना दिया आपको, ठीक है, ईटा आपको कितना गिवन है, 1 पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1/10 क्या होता है, 1 न्यूटन सेकंड में कितने होते हैं, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको रिलेशन बताया कल कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कितने पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट। 1 पॉइंट में 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि सभी वैल्यू हमें कितनी लेनी है, ऐसा सिस्टम लेनी है। तो आपकी
यहाँ से एफ वी, और ये कितना एफ वी कितना आपका 50 न्यूटन, ठीक है। तो आपका ये आ गया 50, ईटा कितना आपका 1/10, एरिया कितना दिया आपको 1 मीटर, डीवी निकालना है, वी इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी इसकी वेलोसिटी 0, वी माइनस 0, और डी बाई गैप कितना दिया आपको 1 mm मतलब 10⁻³ तो बेटा यहाँ से आपका 50 इधर सॉल्व कर देते हैं, 50 इक्वल टू v डिवाइड बाई 10, यहाँ पर 10⁻³ कितना आएगा 10⁻², सो v की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 10⁻²2 मीटर पर सेकेंड, जिससे आप बोल सकते हो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन समझ सकते, ठीक है, नोट करो इसको। हाँ जी, आगे नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन क्या है कि एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर जो फिक्स है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और इस सिलेंडर के अंदर भी एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस r1 है, होलो सिलेंडर रेडियस r2 इस एक्सिस के अबाउट, और इस सिलेंडर को इनिशियली रख के ऐसे ओमेगा नॉट वेलोसिटी से इस तरीके से घुमाया जाता है, ओमेगा नॉट वेलोसिटी से इसको रोटेट किया जाता है शुरू में। तो अब मेरे से पूछा गया कि इसे ओमेगा नॉट वेलोसिटी से घुमा के ऐसे छोड़ दिया गया है, तो किसी टाइम t पर इसकी ओमेगा क्या होगा, ये मुझे निकालना। तो बेटा सोचो इसमें कि एक्चुअल में क्या होगा कि जब ये ऐसे घूमेगा तो जो लेयर, जब ये ऐसे घूमेगा तो जो लेयर इस सिलेंडर के वॉल के साथ टच में है, उन लेयर के पास वेलोसिटी आ जाएगी, उस वेलोसिटी के आने से तो उस लेयर के साथ उस लेयर के पास वेलोसिटी होगी कितनी उस समय ओमेगा नॉट r1, बोलो हो गया नहीं होगी, लेयर के पास वेलोसिटी होगी ओमेगा नॉट r1, और जो आपकी, ठीक है, और जो ये वाली बॉल है इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। तो यहां पर क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे विस्कोसिटी की ईटा मान लें आपका नॉन आइडियल प्रोडक्ट, एक विस्कस फोर्स लगेगा, और ये विस्कस फोर्स क्या करेगा, इस रोटेशन का अपोज, इस तरह के रोटेशन क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस रोटेशन का अपोज करने, जैसे चलने का अपोज करने के लिए क्या लगता है फोर्स, ऐसे घूमने का अपोज करने के लिए लगता है बल, टॉर्क। तो इस पे क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा इसके अपोजिट सेंस में इधर, तो ये अपोजिट टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क क्या करेगा, इसकी ओमेगा नॉट को कम करेगा, ठीक है। तो बेटा हमें किसी टाइम टी पर इसकी ओमेगा क्या होगी वो हमें निकालना है। तो मैंने कहा किसी समय टी पर इसकी ओमेगा नॉट, शुरू में कितनी ओमेगा नॉट, किसी समय टी पर इसकी ओमेगा नॉट, ओमेगा कितनी है, ओमेगा है, ठीक है, एट टाइम टी, एट मैं किसी टाइम टी की बात कर रहा हूं, जहां से जहां तक मैं निकालना वहां पर निकाल सकते हैं कि एट एनी टाइम टी, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये था कि शुरू में ओमेगा नॉट बताओ कितने टाइम बाद इसकी स्पीड घटकर ओमेगा नॉट बाई 2 हो जाएगी, ओमेगा नॉट बाई 3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन समझ लो आप कि मुझे वो टाइम बताना कि इसकी स्पीड घट के कितने टाइम बाद ओमेगा नॉट बाई 2 या ओमेगा नॉट बाई 3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने एट एनी टाइम टी इसकी स्पीड क्या है, इसकी ओमेगा स्पीड, एंगुलर स्पीड कितनी है, एंगुलर स्पीड इसकी कितनी होगी बेटा, ओमेगा होगी, क्लियर। तो अगर मैं किसी टाइम टी पर इसको फोटो देखूं, देखो अब इस पर किसी टाइम टी पर जो आपका सिलेंडर है, ठीक है, इस वाले सिलेंडर पर जिसकी रेडियस कितनी है r, इसकी ओमेगा कितनी है इस समय ओमेगा, और ये कितनी है r1। तो इस पे क्या लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, कौन सा, विस्कस फोर्स, टेंजेंट डायरेक्शन होगा इस तरीके से, जैसे ये ऐसे घूम रहा है तो ये फोर्स ऐसे लगेगा, और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे ये घूम रहा है ऐसे, वेलोसिटी इसकी ऐसे, और ये फोर्स उधर लगेगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा F, ठीक है। तो अगर मैं इस F की वैल्यू तो F इक्वल टू क्या होगा, माइनस ईटा A dV अपॉन dy, बोलो होगा नहीं होगा। सो F, ठीक है। अब इस F के कारण कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क कितना होगा F इंटू इस एक्सिस का अबाउट निकालनी है, तो क्या होगा F इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी है r,
ठीक है। तो टॉ कितना हो गया F into R1, तो F कितना आपका, तो दिस इम्प्लाई F की वैल्यू कितनी है माइनस ईटा ए कितना होगा इसका। अब देखो ए क्या होता है, मैंने आपको बताया सरफेस एरिया जो बॉडी टच में लिक्विड था। तो इस सिलेंडर का, ये वाला सिलेंडर है आपकी, ठीक है, इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया लिक्विड के साथ टच में, तो कितना एरिया टच में है ये वाला, तो ये वाला कितना होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और आपको लेंथ कितनी है सिलेंडर की, मान लीजिए एल इसकी लेंथ है, तो कितना होगा 2 पाई आर। क्लियर, ये हो गया डीवी क्या वेलोसिटी डिफरेंस। देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है ओमेगा आर, कितनी होगी किसी टाइम टी पर, इसकी वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा आर, ठीक है, डीवी को। और इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसकी 0, इसकी कितनी है ओमेगा आर में डिफरेंस कितना हो गया ओमेगा आर माइनस 0, तो ओमेगा आर, ये डीवी हो गई, ठीक है। डीवाई कितना बेटा, डीवाई ये वाला गैप, इनके बीच में गैप कितना, तो ये कितना R2, ये कितना आपका R1, तो ये गैप कितना हो गया R2 माइनस के R2 बाई R2 माइनस के R, ठीक है। ये आ गया, ये तो आ गया F12 इंटू R1 इंटू R1 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल ये आ गया नेट टॉर्क, ये क्या आ गया नेट टॉर्क। और नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपका ध्यान रखो, नेट टॉर्क होता है I अल्फा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाई माइनस ईटा, तो 2 पाई आर कितना आ गया आपका 2 पाई ओमेगा लिख लेते हैं, ओमेगा आर ये कितना आपका 2 पाई आर की किसकी लेंथ ए किसका इसका, तो ये आर हो गया ना 2 पाई आर, ये वाला क्लियर। तो यहां से आपका आ गया 2 पाई ओमेगा R1 की क्यूब, सॉरी, ठीक है ना, R1 की क्यूब इनटू L डिवाइड बाई R2 माइनस के R1 इक्वल टू I है। देखो I किसका निकालना है, सॉलिड सिलेंडर माना मैंने, सॉलिड सिलेंडर का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होता है इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने रोटेशन मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है mr²/2, तो कितना होगा mr1²/2 इनटू एल्फा, एल्फा क्या होता है बेटा डी ओमेगा बाई डी, क्लियर। तो आपको अब यहां से, तो यहां से क्या आ गया डी ओमेगा बाई डी, तो डी ओमेगा कितना आ गया डी ओमेगा बाई ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका माइनस डी ओमेगा, इधर चला गया, तो माइनस ईटा 2 पाई लिखते हैं माइनस, इधर से 2 और 2 कितना हो गया 4 पाई ईटा, ठीक है। R1 का स्क्वायर से ये कैंसिल, यहां पर रह गया R1 डिवाइड बाई R2 माइनस के R1, और नीचे इसका मास, सिलेंडर का मास आपको दिया होगा m इंटू डी, देख लेना कोई मिस्टेक हो रही है तो आप, ठीक है, मैं तो आप तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा, क्लियर। अब क्या करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो मिस हो तो लिख लेना आप है ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा बाई ओमेगा, जैसे आपसे कहा गया कि ओमेगा शुरू में कितनी है ओमेगा नॉट, तो बाद में कितनी हो जाएगी ओमेगा नॉट बाई 2, तो कितने टाइम बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी ओमेगा नॉट बाई 2, या किसी टाइम टी के फंक्शन निकालने तो आप जैसे कर सकते हो, इक्वल टू क्या होगा माइनस 4 पाई ईटा R1 अपॉन m R2 माइनस R1 टी, तो कॉमन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, लिमिट क्या होगी t टाइम समय टाइम 0 पर t और किसी टाइम t पर v, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग इसका होगा 1 बाई डी ओमेगा बाई dt, नेचुरल लॉग ओमेगा है ना, सॉल्व करने से ऑन सॉल्विंग वी गेट आंसर। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, नोट करो अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आप बेटा स्टोक्स लॉ, स्टोक का सूत्र। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है बेटा कि यदि जैसे आपका यहाँ पर अब तक जो आपने पहले आपने पढ़ा वो तो था आइडियल फ्लूइड, ठीक है। अब हम बात करें विस्कस फ्लूइड, ठीक है, जिसके अंदर सैंपल लगता है विस्कोसिटी। मान लीजिए आपको कोई विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, इसमें आप किसी स्फेरिकल बॉल बुलाते हो, स्फेरिकल गोली है बॉल, ठीक, गोली गेंद, ध्यान रखना
गोलीय पिंड के लिए वैलिड है इसको ना, और के लिए नहीं। तो आपने क्या किया, इस विस्कस फ्लूइड के अंदर किसी बॉल को गिराया। जब ये बॉल हम गिराएंगे तो ये बॉल मान लीजिए किसी समय v वेलोसिटी से नीचे की ओर जा रही है, इसके नीचे। तो क्या होता है, जब ये बॉल को हम नीचे गिराएंगे तो बॉल जब नीचे गिरेगी तो इस लेयर के साथ ये टच होगी। जैसे लेयर के साथ टच होगी तो इस वाली लेयर को ये डिस्टर्ब कर देगी। इस लेयर को डिस्टर्ब करने के बाद जो ये इसके नीचे जितनी भी लेयर्स है, क्योंकि शुरू में क्या लिक्विड रुका हुआ है, हमने बॉल गिराया, बॉल गिराने से जैसे ही बॉल इस लेयर के साथ टच में आई तो इसने इस लेयर को डिस्टर्ब कर दिया। लेयर को डिस्टर्ब करने के कारण इन इसमें और इसके सराउंडिंग लेयरों के बीच में क्या हो गया, रिलेटिव मोशन पैदा हो गई। तो अब जो रिलेटिव मोशन पैदा हुई, तो इस रिलेटिव मोशन के कारण क्या हुआ, इनके बीच में एक विस्कस फोर्स लगा, और ये विस्कस फोर्स क्या करेगा, इस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। जबकि रिलेटिव मोशन किस कारण हो रही है, इस बॉल का। तो एक्चुअल में ये जो विस्कस फोर्स है किस पे लगेगा, इस बॉल पर भी लगेगा। और जो विस्कस फोर्स लगा इस बॉल पर, ठीक है, वो विस्कस फोर्स क्या करेगा, इस बॉल के नीचे आने का अपोज करेगा। तो स्टोक्स ने क्या बताया कि जब कोई बॉल किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर v वेलोसिटी से मूव करती है तो इस बॉल पर जो लगने वाला जो विस्कस फोर्स है, ठीक है ना, लिक्विड जो इसकी लेयर्स है उस लेयर्स की डिस्टरबेंस होने के कारण, ठीक है, इसकी इस फ्लूइड की विस्कोसिटी का इस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा, जो आपका सैन पर लगेगा, वो कितना होता है 6 पाई ईटा r, ठीक है। तो बेटा यही आपके स्टोक्स का फॉर्मूला। तो स्टोक्स के फॉर्मूले के अनुसार जब भी कोई स्फेरिकल गेंद किसी लिक्विड के अंदर, किसी विस्कस लिक्विड के अंदर मूव करती है v वेलोसिटी से, तो उस लिक्विड द्वारा उस बॉल पर, ठीक है, उसकी मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हम विस्कस फोर्स या सैन बल कहते हैं। और वो फोर्स जो होता है स्टोक के अनुसार, स्टोक ने एक्सपेरिमेंट किया, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने इस फोर्स की जो वैल्यू बताई, तो स्टोक्स के अनुसार इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6 पाई ईटा r। 6 पाई कांस्टेंट आप जानते हो, ईटा क्या है, इस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घर्षण, जिसे हम सैंतमरण कहते हैं। r क्या, रेडियस ऑफ बॉल, r क्या, रेडियस ऑफ बॉल, इस बॉल की त्रिज्या है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है। तो ये आपकी स्टोक्स का सूत्र है, अपने वर्णों में थोड़ा बहुत लिखो इसे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपकी टर्मिनल वेलोसिटी सी माध्यम। देखो आपको जैसे मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाई थी, तो काइनेमेटिक्स मैंने आपको जब रेन प्रॉब्लम कराई तो मैंने आपको बताया था कि जो बारिश की बूंदें होती हैं, ठीक है, बारिश की जो बूंदें होती हैं वो जब वो नीचे आती है तो कुछ दूरी नीचे आने के बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेती है, और उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, सीमांत वेग। अगर हमसे कोई पूछे कि बारिश की बूंदें कितने वेग से आती है तो हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी से आती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो बारिश की बूंद बहुत अधिक ऊंचाई पर होती है, अगर वो मान लीजिए 5 किलोमीटर ऊंचाई से आ रही है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as। तो सब जो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2a, कितना 0 2as, a की वैल्यू कितनी है 10, और s की वैल्यू कितनी वाली 5000 मीटर। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10, v स्क्वायर इक्वल 2as 2 into 10, 2 into 10 into h कितना हो गया 5000। तो कितना आ गया, देखो इसका स्क्वायर कितना है, बहुत वेलोसिटी चाहिए 500-700 मीटर पर सेकंड। अगर 500-700 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी हमारे सिर के ऊपर गिरे तो हमारे सिर पे क्या गड्ढा हो जाएगा, हम घायल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कोई डिस्टेंस आने के बाद क्या होती है, ये बारिश की बूंदें टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है, उसी वेलोसिटी का यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो होता क्या बेटा, जब किसी स्फेरिकल बॉल को हम किसी लिक्विड के अंदर गिराते हैं, तो जैसे वो लिक्विड के अंदर गिरता है तो उस लिक्विड के अंदर गिरने पर, ठीक है ना, उस पर दो तरह के फोर्स लगते हैं, समझ पड़ा। एक फोर्स तो क्या होगा, mg, उसके वेट का लगेगा नीचे की ओर, ठीक है, एक फोर्स mg लगेगा, और एक फोर्स बेटा जैसे हमने पढ़ा हुआ, क्योंकि अगर ये फ्लूइड आइडियल होता, अगर ये फ्लूइड आइडियल होता, ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड होता, आदर्श द्रव होता, तो यहाँ पर क्या होता, इस पर केवल एक उत्प्लावन बल लगता है। जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा तो इसमें क्या लगेगा, एक उत्प्लावन बल, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स Ft, ठीक है, और बायनरी फोर्स Ft,
ठीक है। बट यहाँ पर ये कैसा फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है। तो अभी हमने पढ़ा कि विस्कस फ्लूइड पर क्या लगता है, एक फोर्स, और लगता है कौन सा फोर्स लगता है बेटा, स्टोक्स के अनुसार विस्कस फोर्स। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स और लगे कौन सा, विस्कस फोर्स Fv अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब ठीक है, ये इसका वेट हो गया W m। ठीक है, अब क्या होगा कि शुरू में, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इस बॉडी की डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी से क्या लिक्विड डेंसिटी से क्या ज्यादा, जब तो नीचे डूबेगा। तो अगर बॉडी की डेंसिटी इसकी डेंसिटी क्या ज्यादा नीचे डूबेगा, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा, और ये वाला फोर्स क्या होगा, छोटा। तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला फोर्स क्या होगा, छोटा होगा। तो इस कारण क्या होगा, इसके पास कुछ नीचे की ओर एक्सेलरेशन होगा। तो नीचे की ओर कुछ एक्सेलरेशन होने का इसके नीचे की ओर लगातार क्या होती है, एक वेलोसिटी बढ़ती हुई जाएगी। अब हमें पता है कि जो विस्कस फोर्स होता है Fv, ये कितना होता है, Fv इक्वल टू 6 पाई ईटा Rv। तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी नीचे की ओर, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इस वेलोसिटी के बढ़ने के कारण इस पर विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये ऊपर वाला फोर्स बढ़ता हो जाएगा, जबकि ये वाला फोर्स तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या होगा, वेट, जब ऊपर वाला फोर्स इस वेट के इक्वल हो जाएगा, तो जब ऊपर वाला फोर्स इस वेट के इक्वल हो जाएगा, तो उस स्थिति पर क्या होगा, इस पर नेट बल क्या हो जाएगा, 0, और नेट बल 0, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी 0 नहीं, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उस समय ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी इसने अचीव की उस समय, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। हिंदी क्या बोलते हैं, जैसे सीमांत वेग। तो सीमांत वेग क्या होता है, जब किसी पिंड को, कैसे पिंड को, गोलीय पिंड को, ध्यान रखना गोलीय पिंड के लिए फॉर्मूला, जब किसी गोलीय पिंड को हम किसी लिक्विड के अंदर गिराते हैं, तो नीचे जाते समय उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है, जिसके कारण उसमें लगने वाले श्यान बल का मान भी बढ़ता हुआ जाता है। तब अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस पर ऊपर लगने वाले बल का मान और उसके वेट के बराबर हो जाता है। लिक्विड द्वारा जो नेट बल लगा उसका मान क्या हो जाएगा, उसके वेट के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति पर ब्लॉक एक नियत पिंड एक नियत वेग प्राप्त कर चुका होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी आपका ऑब्जेक्ट प्राप्त कर चुका होता है, और वही कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कहलाती है, आपकी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। ये चीज आप नोट करें, अपने वर्डों में लिखें। ये वीडियो 25 मिनट से ज़्यादा अपलोड नहीं हो सकती, इसलिए मैंने ये सारा कुछ पहले लिख लिया। तो बेटा हम टर्मिनल वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेशन मैंने कहा, ये इक्विलिब्रियम स्थिति आ गई, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। मैं कह रहा हूँ इस बॉडी की डेंसिटी क्या सिग्मा है और लिक्विड की डेंसिटी क्या रो है, और सिग्मा ग्रेटर देन किससे, रो से। ये चीज आप ध्यान रखना। तो अगर हम इस पर ध्यान से देखें तो नेट नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के इक्वल होगा, तो Fv प्लस Ft इक्वल टू क्या होगा आपका ये, और फोर्स क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, वेट क्या होता है, डेंसिटी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। विस्कस फोर्स कितना लगेगा, F6 पाई ईटा rvt, और थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, हटाए गए लिक्विड का वेट, तो हटाए गए लिक्विड का वेट क्या होगा, Ft इनटू लिक्विड डेंसिटी कितनी है, रो, और वॉल्यूम कितना है, जितना इसका होगा 4/3 r/g। तो इक्विलिब्रियम में दोनों क्या किए हमने, इक्वल किए, सॉल्व किया। सॉल्व करने पर आपके टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, देखो आपको ध्यान रखना, टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 सिग्मा माइनस रो r²/g। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 सिग्मा माइनस रो r²g इनटू ईटा। ठीक है, इस तरीके से ये डेरिवेशन हुआ, सिंपल डेरिवेशन आप देख सकते हो। अब बेटा कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ किसी टाइम टी पर, तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली, जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं की, जब इसको गिराया, तो किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मैं अब इसको दो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये और ये तो इक्वल रहेंगे, ये और ये दोनों तो रहेंगे। मैं कह रहा हूं किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो अब देखो अब किधर फोर्स ज्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स अभी उससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो नीचे वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, ऊपर वाले। तो नेट नीचे की फोर्स कितना हो गया, नेट नीचे वाला फोर्स कितना हो गया, दिस माइनस दिस। तो नेट नीचे वाला फोर्स माइनस में ऊपर वाला, और यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी क्या लगेगी, v। ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ, ma। नेट फोर्स क्या हुआ, ma। m किसका लेंगे, इसका, तो m क्या हुआ, सिग्मा इनटू इसका वॉल्यूम, यहाँ पे 0 आएगा, सिग्मा इनटू इसका वॉल्यूम, और वहां पर ma, a में नहीं आएगा ये जी, तो mg उसको पहले वाले डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, क्लियर। तो ma और a क्या होता है, dv/dt। तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, F net इक्वल है
एम डी वी वाई डी टी। तो एफ नेट कितना आपका, एफ नेट होगा डब्ल्यू माइनस के एफ टी माइनस के एफ वी, हिंट दे रहा हूं आपको, इक्वल टू एम क्या हुआ, एम होगा सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू डी वी वाई डी टी। आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी वी की टर्म में और टाइम टर्म में, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे और सॉल्व करके किसी टाइम पर क्या कर देंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से